जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के बारे में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें से कई अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ छात्र बैठे हुए हैं ऑफलाइन क्लास में, मैं उनसे आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा थोड़ी देर बाद। तो पहले स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहले उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की। रेस्ट एंड मोशन का क्या मतलब होता है? रेस्ट का मतलब है, जैसे बोर्ड के बारे में अगर बात करें तो बोर्ड आपको रेस्ट में दिख रहा होगा। रेस्ट का मतलब है जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि मैं बात करूं इस मार्कर की, ये मेरे पास मार्कर है, अभी मैंने इसको ऐसे ही इस पोजीशन पर रखा है। तो अभी फिलहाल की कंडीशन में मैं और मेरा मार्कर ये दोनों एक ही पोजीशन पर। इसका मतलब क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मैं रेस्ट की डेफिनेशन यहां लिख देता हूं। रेस्ट का मतलब ये है व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो अपनी पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा। किसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा? सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। जैसे घर पे टीवी लगा रहता है तो टीवी एक जगह फिक्स रहता है, तो टीवी के पीछे क्या है? वॉल। तो वॉल क्या हुआ? उसका सराउंडिंग मीडियम। तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, इसी को हम बोल देते हैं रेस्ट। जैसे कि चेयर रखी रहती है एक जगह, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसका सराउंडिंग क्या हुआ? आसपास का एरिया। ये हम बोल सकते हैं जो सरफेस है, अगर घर पे रखी हुई है तो जमीन जो हुई वो क्या हुई? सरफेस हो गई। तो उसके रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं करता उसे हम रेस्ट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे मोशन की। मोशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल इसमें हल्का सा डज नॉट हटा देना है। मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, उसे बोलते हैं मोशन। जैसे अभी की कंडीशन में मैं मोशन की कंडीशन पे हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो सराउंडिंग है वो क्या है? पीछे साइड, ये बैकग्राउंड। तो इसके रेस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं? मूव कर रहा हूं। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? मोशन। ठीक है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? मोशन। जैसे कि अगर मैं वॉच के बारे में बात करूं तो वॉच में क्या नीडल्स लगी रहती हैं, तो वो जो हैंड जो चलते हैं ना, सेकंड हैंड या अपना मिनट हैंड की बारे में बात करें तो वो क्या होता है? अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के अकॉर्डिंग। पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है, घूमता रहता है। तो वो क्या हुआ? मोशन पे हुआ। जैसे कोई बाइक वाला है या ट्रेन है या एरोप्लेन है, वो क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं। जब चल रहे होते हैं तो क्या हमें लगता है कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही? सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही, इसलिए उसे क्या बोल देते हैं? मोशन। तो मोशन का क्लियर सा मतलब है ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। एक और चीज, अब जैसे मैं यहाँ पर कोई एक, ये एक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, फिजिक्स की बुक है मेरे पास है ऐसे, ये मैंने एक मोशन ऑब्जेक्ट लिया। अब अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में ऐसे मूव कराऊंगा मार्कर को तो क्या लग रहा है? मोशन पे है। लेकिन अभी अगर मैं दोनों को सेम वेलोसिटी से मूव कराऊं तो क्या मोशन पे लग रहा है? नहीं, ये अभी क्या लग रहा है? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के साथ अगर देखें तो एक जैसे चल रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग, भाई इस ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग ये हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। मतलब क्या हुआ? इट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट कैसा हुआ? रेस्ट में। तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज होती है तो उसे हम बोल देते हैं मोशन, और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है उसे बोलते हैं रेस्ट। अच्छा, ये दोनों रिलेटिव होते हैं एक दूसरे से, रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। एक दूसरे से रिलेटिव टर्म होने का मतलब क्या होता है कि रेस्ट को हम मोशन भी बोल सकते हैं, मोशन को रेस्ट भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें हैं। कैसे पता चलेगा? मान लेता हूं मैं जैसे कि ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। और हमें एक चीज पता है कि अर्थ क्या करती है? घूमती है। अर्थ क्या करती है? घूमती है अपनी एक्सिस में।
घूम रही होगी। अच्छा, अर्थ अपनी एक्सिस में अगर घूम रही होगी, इसका मतलब सीधा सा है यहाँ पर जो भी बंदा है वो क्या हो रहा हो, घूम रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये घूम रहा होगा, जैसे मैं अभी यहाँ पर हूं, मैं यहाँ पर सरफेस में हूं, तो आप लोग मुझे देख रहे होगे तो मैं कैसा दिख रहा हूँ, रेस्ट में। क्यों? क्योंकि मेरी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। अब मान लो कोई एक थर्ड पर्सन है जो कहां पर है, यहां पर है, किसी और प्लेनेट पे है। अब वो अगर मुझे देखेगा तो अर्थ क्या घूमेगी, जब अर्थ घूमेगी तो उसे दिखाई देगा कि मैं मोशन पे हूं। क्या दिखाई देगा, कि मैं मोशन पे हूं, यानी मैं एक्चुअल में अभी रेस्ट में ऐसे खड़ा हूं। जब आप देख रहे होगे अर्थ में से कहीं एक पोजीशन से मेरे सामने बैठे हुए हैं लोग, ये मुझे देख रहे हैं तो मैं रेस्ट में हूं। लेकिन अगर यही थर्ड पर्सन अर्थ के बाहर से मुझे देखेगा तो मेरी बॉडी कैसी दिखेगी, मोशन पे। क्यों? क्योंकि अर्थ पूरी घूम रही है। तो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मेरी बॉडी कैसी हुई, मोशन पे। और जब हमें यहां से जो देख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मेरी बॉडी कैसी है, रेस्ट में। तो ये रेस्ट और मोशन का एक टर्म्स आता है। मतलब ऑब्जेक्ट हमारी परफेक्टली रेस्ट में नहीं हो सकती, ना परफेक्टली मोशन पे हो सकती है। अब अगर उस बंदे जो बाहर बैठा हुआ ये, इससे कोई पूछे कि ये बॉडी जो है रेस्ट में है कि मोशन में, मेरी बात हो रही है ना, तो ये रेस्ट में है कि मोशन पे है, इससे अगर पूछेगा तो वो क्या बोलेगा, मोशन पे है। लेकिन अगर मैं यहां इन लोगों से पूछूंगा कि मैं रेस्ट में हूं कि मोशन पे होती है, क्या बोलेंगे, सर रेस्ट में है। तो ना तो ये परफेक्टली रेस्ट हुआ, ना तो परफेक्टली मोशन हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हम कहां से देख रहे हैं और हमारा सराउंडिंग क्या है, दो चीजों पे ये चीज डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये रेस्ट और मोशन का पार्ट हुआ। अब आगे आते हैं इसके। अब बात करेंगे 1D 2D और 3D। 1D का मतलब होता है वन डायरेक्शनल मोशन, 2D मतलब टू डायमेंशनल मोशन या टू डायरेक्शनल मोशन, और 3D का मतलब थ्री डायमेंशनल मोशन। तो तीन तरह से मोशन हो सकता है, वन डायमेंशनल हो सकता है, टू डायमेंशनल हो सकता है और थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का सीधा सा मतलब है जब ऑब्जेक्ट हमारा एक ही डायरेक्शन में चले, पहला है वन डायमेंशनल मोशन। इसे 1D बोल देते हैं। 1D का मतलब हुआ वन डायमेंशनल मोशन का है मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ बोल दे, या व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ वन डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन लिख लो, या इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। ये वन डायमेंशनल मोशन हुआ। जैसे कि हमारी जो ट्रेन होती है वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। अगर स्ट्रेट पाथ के बारे में बात करें तो ट्रेन क्या होती है, सीधी चलती है ना, वो टर्न भी लेती है लेकिन हम लोग उसका पाथ जो है स्ट्रेट मोस्टली कंसीडर करते हैं। तो मोशन ऑफ ट्रेन जो हो गया। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करें, जैसे ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को यहां रखता हूं, इसको अगर ऐसे फ्री कर दो तो क्या एक ही डायरेक्शन में चलेगा। तो जितनी फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये ऑब्जेक्ट। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। इसके बाद बहुत सारे और भी मिलेंगे। अब बात करेंगे टू डायमेंशनल मोशन की। टू डायमेंशनल मोशन, अब 2D की बात अगर करें हम, तो 2D का मतलब क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट हमारा दो डायरेक्शन में चले। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन टू डायमेंशन या टू डायरेक्शन। अब दो डायरेक्शन में एक साथ चलने का सिंपल सा मतलब होता है, जब हम लोग रोड में बाइक चलाते हैं ना तो वो 2D मोशन होता है, क्योंकि हम सीधे भी चलते हैं, लेफ्ट राइट भी लेते हैं, है ना, सीधे भी चलते हैं, लेकिन हम लोग एकदम सीधे ऐसे नहीं चलते। हमारी जो गाड़ी होती है वो थोड़ा टर्न, पूरा भाई रोड तो 20 25 50 फीट का होता है ना, 100 फीट का होता है, तो हम रोड क्या जिगजैग चला रहे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, 2D है, ठीक है। मोशन ऑफ अ कार इज व्हाट, 2D। अगर दूसरी बात करें, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो एयर पे घूम रहे हैं, जैसे प्लेनेट की बात करें, जितने प्लेनेट है, जितने सैटेलाइट है, तो मोशन ऑफ अ प्लेनेट और मोशन ऑफ अ सैटेलाइट वो भी क्या होता है, टू डायमेंशनल। कितने डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। तो क्योंकि वो दो डायरेक्शन में घूम रहे, सर्कल में जितने भी मोशन होंगे वो सारे टू डायमेंशन में आएंगे। तो ये हो गया टू डायमेंशन के लिए सर्कुलर मोशन जितने भी आएंगे, है ना। तो एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है, वही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मोशन ऑफ अ प्लेनेट
या हम बोले सैटेलाइट, मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ कार, ये सारे क्या होते हैं 2D। ठीक है, जैसे अगर बात करें पूल खेला होगा आप लोगों ने, है ना, बिलियर्ड्स बोला करते हैं उसे, तो पूल जो होता है वो भी कितना होता है 2D, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एक सरफेस होती है प्लेन, उस सरफेस में बॉल घूमती रहती है, तो क्या होता है 2D मोशन होता है या 2 डायमेंशनल मोशन होता है। ये पहला था, ये दूसरा। अब 3 डायमेंशनल मोशन की बात करें, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्या तीनों डायरेक्शन में घूमे। तीनों डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन होती है, एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, एक जेड। ऐसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस हुई, इधर ये वाई एक्सिस हुई और ये जेड एक्सिस हुई, है ना। तीनों डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एक्स एक्सिस इधर ही लेना है, आप एक्स एक्सिस ऐसे भी ले सकते हो, एक्स एक्सिस ऐसे भी ले सकते हो, या ऐसे भी, कोई एक्सिस कैसे भी ली जा सकती है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में अगर मोशन हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन। अब 3 डायरेक्शन में मोशन कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्लाइंग बर्ड, जो चिड़िया पक्षी जो भी होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं तो तीनों डायरेक्शन में कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई भी एक बाउंडेशन नहीं है, वो मन होगा तो ऐसे उड़ेगा, मन होगा तो इधर जाएगा, मन होगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो क्या होता है 3 डायमेंशनल मोशन। तो मोशन ऑफ अ बर्ड, या सॉरी फ्लाइंग बर्ड बोलेंगे, या बोलेंगे फ्लाइंग एरोप्लेन। एरोप्लेन जो होता है, हेलीकॉप्टर जो होता है, ये भी तीनों डायरेक्शन में चलता है। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो भी तीनों डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये सारा क्या होता है 3D, यानी कि हम बात करें तो मोशन ऑफ अ गैसेस पार्टिकल, पहले एरोप्लेन लिख लो, मोशन ऑफ एरोप्लेन, फ्लाइंग बर्ड और गैसेस मॉलिक्यूल का भी लिख लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1D 2D और 3D। इनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नीट और 11th प्लस में अगर बात करें, 11th में या नीट में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इनके एग्जाम्पल्स ही हैं। इनके एग्जाम्पल कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स का ध्यान रखना है। और वही पेपर बहुत सिंपल हुआ तभी आते हैं, अब नॉर्मली तो सिंपल सा साधारण से ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। बट थ्योरी में अगर पूछेगा तो कभी हो सकता है ये 1 मार्क्स में, मतलब एक क्वेश्चन कोई भी इसमें एग्जाम्पल में से पूछ सकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। अब डिस्टेंस के बारे में बात करें, डिस्टेंस का सिंपल सा मतलब होता है जब हम चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जब चलेंगे तो जो भी पाथ कवर करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस। भाई मैं यहाँ से मान लो अपने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, अब मैं यहाँ से चलते चलते कहाँ पहुंच गया, राम मंदिर। अब राम मंदिर पहुंच गया तो मैंने जितना भी पाथ कवर करा, जो भी मैंने लेंथ कवर करा, उसे क्या बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंपल सा मतलब हुआ, अगर यहां पे लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पाथ, किसी भी रास्ते की जो मैक्सिमम लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं डिस्टेंस। सबसे सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी रास्ते की, किसी भी पाथ की जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लंबाई है, उसे क्या बोल देते हैं हम लोग डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्टेंस। इसके बाद अगर यूनिट वगैरह की बात करें तो यूनिट क्या आएगी। अब भाई डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है। बाकी प्रैक्टिकली अगर बात करें, जैसे हाईवे की लेंथ कितनी है, तो हाईवे तो भाई मीटर में नहीं लेंगे, तो हम क्या लेते हैं उसको किलोमीटर में लेते हैं, तो ये प्रैक्टिकल यूनिट होती है किलोमीटर। बट स्टैंडर्ड जो यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, वो कौन सी है, मीटर। तो एसआई या एमकेएस यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर, और ये प्रैक्टिकल यूनिट होती है किलोमीटर। ठीक है, अच्छा सीजीएस यूनिट के बारे में अगर बात करें तो क्या होगी, सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। हमें बस ये 2 यूनिट का ध्यान रखना है, एक ही है और एक ही है। एमकेएस या एसआई यूनिट कौन सी है, मीटर, सीजीएस यूनिट कौन सी है, सेंटीमीटर। बस ये 2 चीजें पूछी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लेंथ का हम देखें तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल, क्योंकि सिर्फ लेंथ की बात हो रही है, बाकी कोई टर्म्स नहीं है, तो ये हो गया। अच्छा स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि 5 मीटर चलो, तो आप 5 मीटर किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 5 मीटर नॉर्थ में जा रहे हो या दरवाजे की तरफ जा रहे हो या गेट की तरफ, किधर भी जा रहे हो, डायरेक्शन नहीं बोली मैंने, सिर्फ बोला 5 मीटर चलो, मूव 5 मीटर, तो 5 मीटर आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो। तो ये क्या होता है स्केलर, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा बात करते हैं इसकी वैल्यूज के बारे में, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, इट कैन बी
जीरो। भाई जीरो कैसे होगा, मान लो ऑब्जेक्ट चले ही नहीं, मैं यहीं पर हूँ, यहीं खड़ा हूँ, 2 सेकंड तक यहीं खड़ा हूँ, तो 2 सेकंड में मैंने कितनी लेंथ कवर करी, जीरो। तो डिस्टेंस कैन बी जीरो, डिस्टेंस जीरो हो सकती है। अच्छा डिस्टेंस हमारी जीरो हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, पॉजिटिव। अगर मैं 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर अगर चलता हूं, मैं किसी भी डायरेक्शन में चलूं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। आप किधर भी चलो, कैसे भी चलो, अगर आप चल रहे हो तो जितना कभी भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जब कभी भी, तो कभी भी अगर आप चलते हो तो जितना भी लेंथ आप कवर करते हो सभी ऐड करना है, हमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना। जैसे मान लो मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं ए पॉइंट से, मैं आ गया 10 मीटर, कितना मीटर गया, 10 मीटर, लेंथ कितना कवर करा, 10, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 10। फिर मैं यहां से यहां आ गया, ये आ गया मैं कितना, फिर से आ गया 10 मीटर, कितना हो गया लेंथ टोटल, 20। मैं यहां से यहां आया, फिर आया 10 मीटर, कितना हो गया, 30। फिर यहां पहुंच गया, कितना कर दिया, 40। भाई मैं अगर यहां पर देख रहा हूं, मैं चल रहा हूं, फिर इधर चला गया, ये डिस्टेंस जो भी होगी, मतलब अगर मैं चल रहा हूं, ये मान लो 20 मीटर, फिर से आ गया, तो जितना भी आप ट्रेवल करते जाओगे सब ऐड करना है। पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर जितना भी मैं चलूंगा, जैसे भी चलूंगा, सभी चीजें ऐड होंगी, पूरी लेंथ ऐड होगी। मैंने लिखा है यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पाथ, किसी भी रास्ते की जो मैक्सिमम लेंथ होती है, मैक्सिमम लेंथ मतलब जितना भी आप चलोगे वो सभी ऐड करेंगे, ठीक है, जब कभी डिस्टेंस निकालना हो। अच्छा जैसे मान लो मैं सर्कल में चलता हूं, मान लो मैं कैसा चला हूं, सर्कल में, यहां पर देखें, ऐसे चलता हूं मैं सर्कल में, इसका रेडियस कितना ले लिया मैंने, आर रेडियस ले लिया, कितना रेडियस ले लिया, आर रेडियस ले लिया। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं पॉइंट ए से, अब पॉइंट ए से स्टार्ट करा, वापस आ गया पॉइंट ए पे, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्टेंस कितना कवर होगा, 2 पाई आर। भाई पूरी लेंथ तो यही होगी ना, 2 पाई आर एक सर्कल में। अब ऐसे ही बोले कि एक सर्कल करने के बाद आधा सर्कल और कवर किया, तो आधा और कवर किया तो कितना, आधा और ऐड कर दो, तो आधा 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा, पाई आर। समझ आया। या हम ऐसे बोल सकते हैं भाई ये एक सर्कल कंप्लीट किया 2 पाई आर का, फिर आधा और कंप्लीट किया 2 पाई आर का, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, 1.5 सर्कल मैंने कंप्लीट करे, 1.5 मतलब 3/2, या तो इसको 1.5 लिख दो, 1.5 ये लो। मैंने 1.5 सर्कल कंप्लीट करे, और 1.5 सर्कल की बात करें तो एक सर्कल का लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर। ये एक सर्कल का लेंथ है, कितना कवर किया, 1.5 मतलब 1.5। जितना भी कवर करेगा वो उतना मल्टीप्लाई कर देना, पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/2 इंटू में 2 पाई आर। बात तो वही रही, बात तो वही रही। भाई मैंने पहले एक सर्कल कंप्लीट किया तो लेंथ हो गया 2 पाई आर, फिर आधा और कवर किया तो लेंथ हो गया पाई आर। ऐड करोगे तो कितना आ गया, ये 2 पाई आर और ये पाई आर, 3 पाई आर आएगा। तो यहाँ पे 2 पाई, 2 से 2 कट कर दो, कितना आ गया, 3 पाई आर। वही चीज आ गई वापस, ठीक है। तो जब आपको कभी डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो आप मैक्सिमम लेंथ कवर करोगे, ठीक है, टोटल लेंथ जो होगी उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। आते हैं इसके आगे, है ना, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं, सब सही चल रहा है। चलिए अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक ही अंतर है। अब वो डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में, डिस्प्लेसमेंट जो है इसे बोलते हैं मिनिमम लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब जिस भी रास्ते से आप जा रहे हो उसकी मिनिमम लेंथ कितनी है, जितनी मिनिमम लेंथ हो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसे क्या बोलते हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ द पाथ, मिनिमम लेंथ ऑफ द पाथ। मिनिमम लेंथ ऑफ द पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके और अभी जो हमने पढ़ा था यूनिट वगैरह सब सेम रहेंगी, कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि भाई ये भी तो लेंथ ही है ना, है तो ये भी लेंथ, भाई मिनिमम है अलग बात है, लेकिन है तो लेंथ, और लेंथ अगर है तो यूनिट तो वही होगी। तो एसआई यूनिट जो अगर बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर, क्या होगी, मीटर। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सीजीएस यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर, है ना। तो ये ध्यान रखें, डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा जैसा था पहला। अब ये स्केलर है कि वेक्टर है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपसे किसी ने बोला मूव 5 मीटर टूवर्ड्स डोर, दरवाजे की तरफ 5 मीटर जाना है, तो दरवाजे की तरफ जाना है मतलब ये एक डायरेक्शन की बात कर रहा है,
मोबाइल की तरफ जाना है, मतलब एक डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो जब डायरेक्शन की बात करता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मुझे इंदौर जाना है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक डायरेक्शन पे जाना है। भाई 200 किलोमीटर तो है यहाँ से, लेकिन मुझे इंदौर जाना है, दैट इज मींस एक इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। भाई इंदौर जाना है तो इंदौर इधर ही पड़ता है, पता है अपने को, तो इधर पड़ता है मतलब इधर ही जाना पड़ेगा, है ना। भाई इधर चलेगा 200 किलोमीटर तो पता लगेगा यहाँ से बड़ोदरा चलेगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन जिसके पास है, तो उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये हमारा जीरो हो सकता है, इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। भाई जीरो कैसे होगा, ऑब्जेक्ट कहीं मूव ही ना करे तो भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट ये जीरो ऐसे भी हो सकता है, मान लो मैंने यहां से चलना स्टार्ट करा, मैं यहाँ पे गया, कितना मीटर गया, 10 मीटर, और फिर वहीं वापस आ गया, कितना, 10 मीटर। तो जहां से चलना स्टार्ट किया था वापस वहीं आ गया, ऐसे गया और ऐसे वापस आके वहीं आ गया, तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों भाई, मिनिमम लेंथ लेना है ना। मिनिमम लेंथ का मतलब क्या हुआ, यहां से गए यहां और यहां से वापस यहीं आ गए, तो लेंथ मिनिमम क्या हो गई, मिनिमम यानी कि जीरो। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करा अगर वहीं पर हम पहुंच जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। जैसे आप घर से चले, कोचिंग आ गए, कोचिंग से फिर घर चले गए, तो घर से आए, घर से कोचिंग, कोचिंग से फिर घर, अब घर में वापस आ गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। जहां से स्टार्ट करा घूम फिर के वहीं अगर आते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या, जीरो। लेकिन लेंथ जो है वो डबल हो गया, यहां से आ गए 10 मीटर, यहां वापस घर आ गए 10 मीटर और चले, कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है, तो ये जीरो हो सकता है, जीरो होने की पॉसिबिलिटी बता दी। अच्छा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव कैसे होगा वो समझ लेते हैं पहले। पॉजिटिव, जैसे मैं अब यहां से चलना स्टार्ट करता हूं ए पॉइंट से, मैं 10 मीटर ऐसे गया, 100 मीटर गया, ऐसे गया, ये 100 मीटर आ गया। अब आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 100 हुआ। डिस्टेंस कितना हुआ, वो भी 100 हुआ। ठीक है, अब मैं वापस यहां से वापस यहीं पर आ गया, अब डिस्टेंस कितना हुआ, डबल। डिस्टेंस तो डबल हुआ ना, 100 गया और 100 वापस आया, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डबल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, वहीं पर आ गए, जीरो। अब मैं अपोजिट चलूं, मैं अब इधर जा रहा हूं, अब इधर अगर मैं चलो 10 मीटर चला गया, अब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ इतना, कितना है, -10। तो डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव कब होता है, जब हम पहले एक डायरेक्शन में जाएं, फिर वापस वहीं पर आए और फिर अपोजिट जाएं। तो जितना आप अपोजिट जाते हो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, मान लो अब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, कितना गया, 10 मीटर। अब ये -10 है कि +10 है, +10 है, क्योंकि 10 मीटर में चला हूं ना। भाई मैं तो किधर भी चल सकता हूं 10 मीटर, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलोगे तो माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं अभी इधर 10 मीटर गया तो ये +10 हुआ, मैं वापस यहां चला गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। अब मैं इधर चला गया, अब ये जितना भी होगा ये नेगेटिव होगा। तो भाई पहले मैं ऐसे गया, फिर यहीं आया, 0 हो गया डिस्प्ले, फिर मैं जब इधर गया वो वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो वो होता है हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो ये इसके बारे में एक चीज ध्यान रखो आप, वो क्या है, देखो ये कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। मैंने यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल देखे ना, उसमें सब जगह आप देखो ये डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो कम होगा और या तो बराबर होगा। जैसे कि भाई अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैं इस जगह देखो, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं ए पॉइंट से, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, कहां से, ए से बी गया, मैं कितना मीटर गया, मान लो 20 मीटर गया, कितना मीटर गया, 20। अब डिस्टेंस कितना हुआ, 20, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 20, तो दोनों बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दोनों बराबर हो गए, क्लियर है। अच्छा, अब मैं यहां से वापस बी से ए आ गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 40, 20 गया था 20 वापस आया, तो डिस्टेंस तो 40 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। भाई जहां से स्टार्ट करा वहीं वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। मतलब क्लियर सा ये है कि डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, एक। दूसरा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या तो बराबर होगा, बस। फाइनली ये है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां ऐसे लिख लेते हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बस ये एक पॉइंट ध्यान रखो,
डिस्टेंस जो है ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कभी कोई कोई चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर सर्कल में। अब मान लो कभी ऐसा हो कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मान लो ये सर्कल में हम चले, ये सेंटर हो गया, अब ये रेडियस कितना है, आर रेडियस है। अब आप मान लो यहां से चले और यहां से 90 तक चले, कितना एंगल चले, 90, ये 90 एंगल चले। अब आपसे पूछा यहाँ पे बताओ डिस्टेंस कितना कवर हुआ या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फ्रॉम ए टू बी। ए से बी हम जा रहे हैं, ए से बी अगर गए तो डिस्टेंस कितना हुआ। तो डिस्टेंस कवर करना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे वो लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस की अगर बात करें कभी भी तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं आर थीटा। डिस्टेंस को एक्स से डिनोट कर देते हैं, लिखता हूं आर इंटू थीटा। भाई आर तो रेडियस है, थीटा एंगल है। एंगल हमेशा रेडियन पे रखेंगे, किस में रखेंगे, रेडियन पे, डिग्री में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अगर यहां मैं सॉल्व करता तो कितना आता है, एक्स इक्वल टू आर को आर लिखता, थीटा को लिखता मैं पाई बाय 2। रेडियन का मतलब क्या हुआ, पाई के टर्म्स में रखना है, तो पाई का मतलब 180 होता है, 2 से डिवाइड करोगे 90 आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या आया, पाई आर बाय 2। कितना आया, पाई आर अपॉन में 2। अब यहीं अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना है तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला रहेगा, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट को भी एक्स से डिनोट कर देता हूं, दोनों के सिंबल एक जैसे लेते हैं हम। तो ये होता हमारा 2r साइन थीटा बाई 2। कितना रहता है, 2r साइन थीटा बाई 2। आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए और ये डिस्टेंस के लिए अगर सर्कल में घूमते हैं। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैल्यूज रखे यहाँ पर, तो 2r को 2r लिखा, साइन को साइन लिखा, थीटा कितना था, 90 था, 90 बाई 2 यानी कि 45 हुआ। साइन 45 की वैल्यू रख देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2r इंटू साइन 45 क्या आता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। अभी इसको अपन एक देसी मेथड जो होता है ना, जो नॉर्मली हम लोग सॉल्व करते हैं, उससे भी सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा। अब 2r साइन थीटा बाई 2 का मतलब क्या, 2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, √2 इंटू √2, 2 को मैं लिख सकता हूं ऐसा 2 बार, √2 और r को r लिख सकता हूं, नीचे डिवाइड में √2 है ही, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो x आया वो कितना आया, √2 इंटू r। यही आ रहा। अब ये हम देसी तरीके से लेके आए, देसी तरीका मतलब जो हम लोग नॉर्मली कैलकुलेशन करके लेके आते हैं। बस ये देसी तरीका जो होता है ना, वो हर जगह नहीं एप्लीकेबल हो पाता, लेंदी हो जाता है, टाइम लगता है। तो फिलहाल इस कंडीशन में तो ज्यादा इजी था सॉल्व करना उससे। भाई मुझे ए से बी का डिस्प्लेसमेंट लाना है तो ये सीधी लाइन खींच दिया, भाई यही लाना है ना, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, फाइनल और इनिशियल पोजीशन का अंतर। ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लाना है। तो मैं अगर ए बी की वैल्यू सॉल्व करता तो यहां पर तो ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या आता, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर आर, बेस आर, तो ये क्या होता, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कितना आ जाता है, ये 2r स्क्वायर आ जाता। मुझे तो ए बी चाहिए था, तो स्क्वायर उधर जाता तो अंडर रूट लग जाता, 2r स्क्वायर। तो अगर इसको देखें तो √2r लिखा रहता, r स्क्वायर से बाहर क्या आता, r। वही देखो आंसर आ गया, सेम रिजल्ट आया। तो अपने को डायरेक्ट ध्यान क्या रखना ये। अब भाई इसमें एक्चुअली मान लो थीटा अनाप शनाप दे दे, 90 ना देता, 135 दे देता तो क्या करते, 180 दे देता तो क्या करते, 180 में चलो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। भाई अगर 180 की बात करता, कैसे बात करता 180 की, 180 मान लो ऐसे लेता, ये ए से सी गए, बताओ डिस्टेंस कितना हुआ। तो डिस्टेंस भाई कितना हो गया, ए से सी जा रहे हैं ना हम, तो डिस्टेंस ऐसे जा रहे हैं हम, ऐसे पार्टिकल हमारा ऐसे चल रहा है, समझना है ना। तो ए से मैं सी गया ये, तो डिस्टेंस कितना हुआ, ये वाला डिस्टेंस हुआ ना, मैक्सिमम लेंथ। तो जो ये डिस्टेंस है कितना होगा, पाई आर। क्या होगा, पाई आर, यही होगा ना भाई। पूरा होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर को आधा कर दो तो पाई आर बचेगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट पूछता तो हम डिस्प्लेसमेंट में तो शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं ना, मिनिमम। देखो यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, मिनिमम लेंथ ऑफ द पाथ, या इसको ऐसा भी बोल देते हैं फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस देखो, तो फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल ये है, तो दोनों का डिफरेंस कितना, ये आर और ये आर, कितना हो गया 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 2r और डिस्टेंस कितना आया पाई आर, है ना। तो ये आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले ध्यान रखने, एक ये एक ये, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है।
ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात करेंगे स्पीड की। आप लोगों ने गाड़ी देखी होगी रोड में चलते हुए, तो गाड़ियां जितनी भी रहती है ना, उनके पास स्पीड है कि वेलोसिटी है, उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो नॉर्मली जैसे हम बता देते हैं ना कि 40 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है, दैट इज द स्पीड। लेकिन जब ये बोलते हैं 40 किलोमीटर पर आवर से राम मंदिर की तरफ चल रही है, या 40 किलोमीटर पर आवर से हनुमान मंदिर की तरफ चल रही है, तो उसका मतलब होता है दैट हैज अ वेलोसिटी, है ना। अगर मान लो कहीं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर से घर की तरफ जा रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर से मान लो कानपुर की तरफ जा रहे हैं, तो वो हुआ एक डायरेक्शन। जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो वेलोसिटी होता है, और जब बिना डायरेक्शन की बात करते हैं वो स्पीड होता है, बस इतना सा अंतर है। तो हम बात करेंगे स्पीड के बारे में, तो स्पीड का मतलब क्या रहेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, इसको क्या बोलते हैं, स्पीड। फॉर्मूले याद करते जाओ, धीरे धीरे सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मैं इसकी यूनिट निकालो तो यूनिट क्या आती है यहाँ पर, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। क्या होती है, मीटर। डिवाइड लगा था, डिवाइड लगा दिया। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड यूनिट आ गई। ये जो यूनिट है ये MKS यूनिट है, यानी कि SI यूनिट है। कैसी यूनिट है, SI यूनिट है। अच्छा, CGS यूनिट के बारे में बात करें तो डिस्टेंस की CGS यूनिट क्या बताई थी मैंने, सेंटीमीटर। और टाइम की यूनिट तो टाइम की सेकेंड ही होती है, तो ये आ गई इसकी CGS यूनिट। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे स्केलर है कि वेक्टर है, तो भाई अगर देखें तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और टाइम स्केलर ही होता है। भाई इसकी डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमें पता है। तो इट कैन बी जीरो एंड पॉजिटिव, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, बात खत्म। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो टाइप्स में जो आएगा ना उसमें हम ग्राफ में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टाइप जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझेंगे, जैसे हम मान लो बाइक से जा रहे हैं। अब बाइक से अगर जा रहे हैं और मैंने एक्सीलरेटर को होल्ड कर लिया, क्या कर लिया, एक्सीलरेटर को होल्ड कर लिया। गाड़ी हमारी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो अगर मैंने एक्सीलरेटर होल्ड कर लिया और ब्रेक नहीं लगाया, दो कंडीशन है। आप एक्सीलरेटर को होल्ड करोगे मतलब आप गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा नहीं करोगे एक्सीलरेटर की हेल्प से। दूसरा, ब्रेक नहीं लगाना है, क्योंकि ब्रेक लगाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी। ब्रेक नहीं लगाना है और एक्सीलरेटर को होल्ड कर लेना है। उस समय जो गाड़ी हमारी डिस्टेंस कवर कर रही होगी वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। क्या करेगी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal time। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करती है उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म भी इसका जस्ट उल्टा। अब गाड़ी जैसे नॉर्मली हम लोग जो चलाते हैं ना प्रैक्टिकली, भाई यूनिफॉर्म से तो कोई भी नहीं चलता है। हाईवे में हमारी गाड़ी जो होती है यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। हाईवे में क्या होता है, स्पीड सेट रहता है ना। इंडिया के बाहर ज्यादा सेट रहता है, अब तो इंडिया में भी हो गया कि इतनी स्पीड से ज्यादा नहीं चलोगे। तो हाईवे में लोग 100, 90, 80 ऐसे, बाकी हाईवे में भी स्पीड ज्यादा नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, 60-70 के बीच में स्पीड रखे ज्यादा बेटर है। तो 60 किलोमीटर पर आवर से अगर आप चल रहे हैं तो वहां कंटिन्यू आप 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई ना तो ब्रेकर आते हैं और ना तो किसी को ओवरटेक करना रहता है नॉर्मली। भाई बात कभी जल्दी जल्दी लड़के रहते हैं नए नए युवा, जानते हो यूथ तो खतरनाक चलाते हैं। बाकी अगर मैं बाहर की रोड के बारे में बात करूँ, मार्केट में जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो जब मार्केट में गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग यूनिफॉर्म से चल ही नहीं सकते। वहाँ स्पीड कभी कम करनी, कभी ज्यादा करनी, कभी आंटी जी आ गई, कभी कोई अंकल निकल गए, कभी छोटा बच्चा निकल गया, तो स्पीड हमें कम ज्यादा करनी रहती है। या कभी ब्रेकर आ गया तो स्पीड कम ज्यादा क्या होगी, करते रहेंगे। इसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या इसी को क्या बोलते थे, वेरिएबल स्पीड, है ना। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो मैं बता देता हूं आपको। सेकेंड क्या है, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, तो
तो वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल, बस इतना करना है यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते समय, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम में कवर करता है उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। थर्ड जो है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पज से। थर्ड जो है उसे बोल देते हैं एवरेज। क्या बोल देते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब रहेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। इसके न्यूमेरिकल कराएंगे अपन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम, जैसे यहां से मान लो आपको इंदौर जाना है या मान लो यहां से आपको मुंबई जाना है, तो टोटल डिस्टेंस जितनी होगी वो लेंगे, और जितना टाइम मुझे लगा गाड़ी स्टार्ट करके चलने में, जितने बजे मैंने स्टार्ट करा और जितने बजे वहां पहुंचा, टोटल टाइम लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमें याद रखना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। ये एवरेज हो गया। एक लास्ट आता है हमारा इंस्टेंटेनियस। क्या आता है? इंस्टेंटेनियस। फिर इसके हम न्यूमेरिकल देखेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है जब हम गाड़ी चलाते हैं या बाइक चला रहे हैं, कार, उस समय कार में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है, हम उसमें देखते हैं गाड़ी की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो जो स्पीड है वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस इंस्टेंट में जब आपने देखा उस समय गाड़ी की स्पीड 50 थी, तो उसे इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। हो सकता है अगले ही इंस्टेंट में स्पीड चेंज हो जाए। ठीक है, तो जो इंस्टेंट में स्पीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो स्पीड होगी उसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। स्पीडोमीटर जो होता है ना, वो इंस्टेंटेनियस, स्पीडोमीटर जो होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। कौन सी स्पीड को? इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं जहां पर हमने लास्ट एंड करा था। आज नया डे आ रहा है, एक्चुअल में बीच में गैप हो गया थोड़ा सा, उसके आगे कंटिन्यू करता हूं। तो बात कर रहे थे हम लोग एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। तो मैं अब एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन बताने के पहले एक दो पैटर्न समझते हैं। जैसे कि स्पीड का हमें फॉर्मूला पता चल गया। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। कब? जब एक ही डायरेक्शन में चले हम। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, किसके बारे में बात करें? एवरेज स्पीड की। मैं यहां पे लिख देता हूं एवरेज स्पीड, है ना, v से डिनोट कर देता हूं। फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वाले पहला x1 है, दूसरा x2 है। तो यहाँ स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस लेंगे। कितनी बार गया? xn, और डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो पहले वाले x1 को कंप्लीट करने में मान लेते हैं टाइम t1 था, फिर t2, फिर t3, इस टाइप से हमने टाइम कंसीडर कर लिया। अब कभी अगर ऐसी कंडीशन दी हो, कंडीशन ये है कि अगर x1, x2, x3 सब बराबर हो जाए, तो जैसे इफ x1 इक्वल टू x2, अगर मैं सिर्फ दो की बात करूं, दो हाफ की बात करूं, या मैं ऐसे लिख दूं इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई एक ऑब्जेक्ट, तब जो हमारा फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का, उसे कैसे लिखेंगे? भाई अगर ये इक्वल है तो इसे भी x ले लेते हैं, इसे भी x ले लेते हैं, इसे भी सारे x हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे लिख दिया x प्लस ऐसे करके सभी को क्या लिख दिया? x, और डिवाइड बाय ये टाइम है। टाइम को मैं लिख सकता हूं भाई, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है फॉर्मूला। तो जो पहला वाला पार्ट होगा, मान लो पहला x1 वाले की बात कर रहे हैं, तो इसमें टाइम कितना लगा? t1, डिस्टेंस क्या था? x1। तो यहां से अगर t को सॉल्व किया जाए तो टाइम को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, लिखा जा सकता है। ठीक है, पहले वाली वेलोसिटी मान लेते हैं v1 थी, इस टाइप से। तो मैंने यहाँ t1 की जगह लिख दिया मैंने x बाय v1, t2 की जगह लिख दिया मैंने x बाय v2, और ये लास्ट में लिख दिया x बाय v। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? ऊपर क्या होगा? n टाइम्स x, भाई n टाइम था, n इंटू x। यहां पर x कॉमन कर लेते हैं,
1 प्लस v1 प्लस 1 प्लस v2 ऐसे करके हमने लिख दिया 1 प्लस vn। अब यहां से देखें तो x से x कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? n अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 ऐसे याद रखेंगे, और ये हो गया 1 बाय vn। ये एक पैटर्न हुआ। ये फॉर्मूला हमारा तभी एप्लीकेबल रहेगा जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सेम कवर करे। इक्वल डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट कवर करता है और स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उस समय एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या रहेंगे? सेम। ठीक है, और फॉर्मूला हमारा ये आएगा। अब एक और कंडीशन ले लेते हैं, है ना, दूसरा देखते हैं, एक कंडीशन और ले लेते हैं। अब अगर ऐसा लिया जाए कि टाइम सेम ले लें, इफ ऑब्जेक्ट हमारा सेम टाइम में कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, उसने पहले वाले 1 किलोमीटर को उसने आधे घंटे में कवर किया, अगले वाले 5 किलोमीटर को उसने आधे घंटे में कवर किया, तो कितना हो गया? 6 किलोमीटर। अगला जो 4 किलोमीटर बचा उसे भी वो आधे घंटे में कवर कर रहा। मतलब हर एक पार्ट की लेंथ कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम सेम ले रहा। तो इफ टाइम इज सेम, अगर टाइम सेम है तब क्या लगेगा? तो ये फॉर्मूला जो हमारा था पहले वो लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? v इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे ही था ना, पहले ऐसे लिख लेते हैं xn। और टाइम क्या था हमारा? t1 प्लस t2 प्लस t3, ऐसे ही था, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। ये लिखा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? तो v एवरेज इक्वल टू x को, डिस्टेंस को लिख सकते हैं भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, लिखा जा सकता है। प्लस दूसरे वाले को लिखेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, भाई टाइम सेम है ना, इसको लिख दिया वेलोसिटी इनटू टाइम, और डिवाइड बाय, यहाँ पर टाइम सेम है तो ये भी t हो गया, ये भी t, सारे क्या हो गए? t हो गए। जितने होंगे उसको उतने लेंगे हम, n तक है तो ये सब t लिख दिए। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 सारे हमने एक साथ लिख लिया और t कॉमन कर लिया, और डिवाइड में ये कितने बने? n टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया? n टाइम्स हो गया। तो t से t क्या हो गया? कैंसिल, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? जितनी भी वेलोसिटी है हमें सबको क्या करना है? ऐड करना है और डिवाइड बाय n करना है। ये एवरेज वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, ऐसा एवरेज सॉल्व करना। तो ये एवरेज वेलोसिटी लगेगा कब? इंपॉर्टेंट ये है, ये कब एप्लीकेबल होता है? जब हमारा टाइम सेम होता है। इसके पहले जो बताया था वो कब एप्लीकेबल होता है? जब उसमें डिस्टेंस सेम होती है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मेंस 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, JEE मेंस में आया था। क्वेश्चन लिखा, बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड u एंड द सेकेंड हाफ विथ वेलोसिटी v, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। पहला आपको ये समझना है कि फर्स्ट हाफ का मतलब है पहले आधा, और बाद में सेकेंड हाफ का मतलब है बाद वाला आधा। मतलब जो टोटल डिस्टेंस है उसको इक्वल, टोटल जो लेंथ है उसको इक्वल इक्वल कवर करा है। ये ले लेते हैं यहां से यहां तक, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। ये कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस। मैं टोटल डिस्टेंस के दो हाफ कर देता हूं, पहला वाला हाफ x हो गया और दूसरा वाला हाफ भी x हो गया, ये दो हाफ ले लिए। ठीक है, अब अगर यहां देखें तो फॉर्मूला लगाना है, तो जब डिस्टेंस सेम होती है तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? पहले ये लिख लेते हैं, तो एवरेज स्पीड हमने लिखा था फॉर्मूला, यहां देखें 1 अपॉन, ये लेकर n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 बाई v2, इस टाइप से। तो n मतलब जितने पार्ट में जर्नी हमारी कंप्लीट हुई है, तो कितने पार्ट में हुई है? 2 पार्ट में, तो 2 अपॉन, पहले वेलोसिटी क्या थी? u है, बाद में वेलोसिटी क्या है? v है, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व करें तो क्या आएगा? तो 2 को 2 लिखा, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा? u इंटू वी, अक्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा u प्लस वी। अब हमें पता है मल्टीप्लिकेशन ये किधर ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? 2u इंटू वी अपॉन में u प्लस वी। ये हमारा ये इसका सॉल्यूशन है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो ये एक पार्ट हुआ। कब कैसे सॉल्व करते हैं वो अगर आपको याद है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट अपन ये याद रखेंगे। अगर दो पार में कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई भी लेंथ कवर करता है और उसकी स्पीड u और v होती है,
इक्वल लेंथ कवर करता है दोनों बार, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2u इंटू वी अपॉन यू प्लस वी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एक और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी covers 1/3 of its journey with speed u, next 1/3 with speed v and the last 1/3 with speed w। देखो 1/3 कंप्लीट कर रहा है, मतलब इसमें भी उसने क्या करा है, सेम डिस्टेंस कवर करी है। तो इसमें क्या बताना है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड या वेलोसिटी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। मान लेता हूं यहां से स्टार्ट करता है, ये पूरी लेंथ हो गई, इसका 1/3 जो है यहां से यहां तक, ये 1/3 है ना, तो 1/3 मैं ले लेता हूं x है, अगला वाला 1/3 जो है ये भी x है, और लास्ट 1/3 भी कितना है, x है। ये ऐसे, ये हमने ले लिया, पूरी टोटल जर्नी हो गई 3 किलोमीटर की। मैंने पहला 1 किलोमीटर ले लिया, दूसरा वाला पार्ट भी 1 किलोमीटर, तीसरा वाला पार्ट भी 1 किलोमीटर। तो अगर इसमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाए तो मैंने क्या बताया, अगर डिस्टेंस सेम कवर करता है तो क्या लिखते हैं, n अपॉन, तो n कितनी बार में कवर किया इसने, 3 बार में, तो n अपॉन 1/v1, यहाँ पे स्पीड जो दी है uv और w दी है, तो 1/u1 यानी कि 1/v1 की जगह u, 1/v2 मतलब v, 1/v3 मतलब w। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 3, एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा इसका, uv w। अब u को यहाँ डिवाइड करो तो u तो कट हो जाएगा, बाकी बचेगा vw, तो vw आ गया, प्लस v से डिवाइड करेंगे v कट हो जाएगा, क्या बचेगा uw लिख दिया, प्लस w से डिवाइड करेंगे w कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा uv। मतलब हमारे पास अब ये वाला टर्म्स हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आया, 3uv/w अपॉन uv, कैसे भी सीक्वेंसली को ऐड कर रहे हैं, कोई ऐसा है नहीं, uv हो गया, uw हो गया, प्लस wv या vw, जैसा भी लिखना चाहो, ये हो गया इसका आंसर। तो जब कभी भी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट, तब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं एवरेज वेलोसिटी का। ये वाला फॉर्मूला कैसा है, इसको याद रखने के लिए ऐसे ध्यान रखें, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले n आएगा, n मतलब जितनी बार में हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कवर कर रहा है, टोटल जर्नी को कवर कर रहा है, और यहाँ वेलोसिटी रहता है 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, इस टाइप से चलेंगे, जितनी भी होगी 1/v। ये मेन फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिकली 2 और 3 के लिए पूछा जाता है, या तो 3 पार्ट में कवर करेगा, 2 पार्ट में कवर करेगा, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है और जो स्पीड है, दोनों में एक ही डिफरेंस होता है। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, उसके पास एक डायरेक्शन होगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगी। जैसे मान लो मैं अभी ऐसा बोलूं, ऑब्जेक्ट मूव्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द डोर, दरवाजे की तरफ 5 मीटर चलना है, 5 मीटर, तो 5 मीटर टूवर्ड्स द डोर चलना है, मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी, वेलोसिटी। और 5 मीटर चलना है तो वो तो स्पीड होगी, क्योंकि वो हम कहीं भी चल सकते हैं, 5 मीटर किधर भी चल सकते हैं, है ना, मीटर पर सेकेंड मतलब स्पीड हम लेंगे, है ना, वैल्यू। तो यहाँ पर बात करेंगे वेलोसिटी की, तो अगर ऐसा बोले कि ऑब्जेक्ट हमारा 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, किधर चल रहा है कहीं नहीं पता, स्पीड। अब 10 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ चल रहा है, मतलब वेलोसिटी। तो डायरेक्शन की बात करते हैं, तो जब डायरेक्शन की बात होगी तो वेलोसिटी होगा, और डायरेक्शन की बात ना करें तो वो स्पीड होगा, यही एक डिफरेंस है। चलिए अब वेलोसिटी के फॉर्मूले वगैरह चेक कर लेते हैं क्या क्या है। तो फॉर्मूला सेम है, जैसा पहला हमने स्पीड का बताया था वैसा वेलोसिटी रहेगा। यहां पर बस क्या होगा, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब बाकी वही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो लेंगे डिवाइड बाय टाइम। यूनिट वगैरह में कोई चेंज आएगा नहीं, जो स्पीड में आया तो वही यूनिट यहाँ आएगा। यूनिट डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, डिवाइड लगाया, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ये हमारा एसआई यूनिट है या एमकेएस यूनिट है। अच्छा, सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो मीटर की जगह हम सेंटीमीटर लेते, और टाइम की पता है यूनिट सेकेंड, तो ये आता सीजीएस यूनिट। ठीक है, अब ये स्केलर है, ये वेक्टर है, क्या पता है, तो ये हमारे डायरेक्शन है इसके पास, तो इसे क्या लिखे, इट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद डायरेक्शन होता है, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद डायरेक्शन है, इसलिए ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा वो देखेंगे अभी। तो पहले लिख लेते हैं इट कैन बी 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव कैसे होता है, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था नॉर्थ डायरेक्शन में, और हमने सडन देखा कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, ब्रेक। जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी 10 से हो गई, मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी, वो कम होकर रह गई 7 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। अब डिक्रीज करे, जब ब्रेक लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन अपोज करता है वो मोशन का, तो उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, जब ब्रेक लगता है तो वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसमें क्या है, अपोजिशन, यानी कि जब कभी ब्रेक लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, माइनस में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो स्पीड जो है ये या तो ज्यादा होगा वेलोसिटी से और या तो बराबर होगा वेलोसिटी से। इतना ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है या कम रहेगा। तो स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी या इक्वल रहेगी वेलोसिटी के, स्पीड कभी कम नहीं होगी वेलोसिटी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वेलोसिटी। अब पार्ट्स के बारे में अगर बात करें तो वेलोसिटी के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जैसा स्पीड में हमने पार्ट पढ़े थे, तो वेलोसिटी के भी कितने, 4 पार्ट रहेंगे या टाइप रहेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे आ जाए। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल लेंथ या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम में। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम पे, उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब या वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जब हमारी गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी जो है वो क्या हो, चेंज होती रहे। अब देखो वेरिएबल में 2 चीजें आ जाती हैं। एक ये टर्म्स आता है वेरिएबल में कि डायरेक्शन, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही तब भी वेरिएबल वेलोसिटी है वो। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा तब भी वेरिएबल वेलोसिटी है। मतलब अगर पार्टिकल हमारा सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूम रहा है तो हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। बट पार्टिकल जब सर्कल में घूमता है तो डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। मतलब जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो वेलोसिटी जो है वेरिएबल होती है। बट स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। वेरिएबल स्पीड हमारी यूनिफॉर्म रहेगी, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट हमारा 2 मीटर पर सेकेंड से सर्कल में घूम रहा है। कितने मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से सर्कल में घूम रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल रहेगी। वेलोसिटी क्या रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। बट स्पीड जो रहेगी, स्पीड की बात करें अगर, तो स्पीड हमारी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। स्पीड यूनिफॉर्म इसलिए है कि स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड तो 2 मीटर पर सेकंड ही है, स्पीड तो कम ज्यादा हो नहीं रही। जब स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो वो तो यूनिफॉर्म हुआ, अगर स्पीड चेंज होती तो नॉन यूनिफॉर्म होता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसको वेरिएबल वेलोसिटी, हम इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। अब आते हैं एवरेज पे, एवरेज वेलोसिटी पे आए। तो एवरेज वेलोसिटी जो है कैसे लिखेंगे, तो भाई नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट, मैंने ले लिया टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है और टोटल टाइम डेल्टा टी। तो नेट डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखें, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस। तो फाइनल पोजीशन मान लो x2 है, इनिशियल x1 है, ऐसे यहां से समझ सकते हो। मान लेते हैं यहां से ऑब्जेक्ट हमारा चलना शुरू कर रहा है ओ पॉइंट से, ये यहां से बी पॉइंट ए पॉइंट आ गया। कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, इसने पूरा कवर किया x2 डिस्टेंस। अब यहां से ए से रिटर्न आके बी पे आ गया, कितना आ गया, ए से
बी पे आ गया। यहां से यहाँ कितना आया, ये मान लेते हैं इसने कवर किया x1 डिस्टेंस। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई, फाइनली तो यहां पर है ना वो, अब स्टार्टिंग यहां से करी थी तो यही तो डिस्टेंस हुआ पूरा, नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो कैसे निकाले, तो x2 में से x1 को कम कर दो, आ जाएगा, तो x2 माइनस x1 फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस लिया और डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t2 लगा और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जब आया तो t1 लगा, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो क्या आया t2 माइनस t1। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी का। अब आते हैं, एक आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो रहेगी, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी रहती है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसको, डिस्प्लेसमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं डिफरेंशिएशन फॉर्म आ रहा है मतलब वो इंस्टेंटेनियस टर्म बताएगा, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी बताएगा। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, आते हैं इसके आगे। अब बात करेंगे एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब है जब ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट करी, जब बाइक स्टार्ट करी तो क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, होता है एक्सीलरेट। जब एक्सीलरेट करते हैं तो एक्चुअल में चेंज क्या होता है, उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाता है, वेलोसिटी कम ज़्यादा हो जाती है। तो जब वेलोसिटी कम ज़्यादा होती है उसी को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो एक्सीलरेशन का सिंपल सा मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हो टाइम के रेस्पेक्ट में, इसे लिखते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी, इसे लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डेल्टा टी का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, चेंज इन टाइम। तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। एक्सीलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यूनिट बिल्कुल पहले जैसी रहेगी, जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना है भाई। वेलोसिटी की यूनिट लिखेंगे तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब टाइम की यूनिट लिखेंगे, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो ये हो गया सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है तो मीटर के लिए क्या होता है, एल, और टाइम के लिए क्या होता है, टी। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। तो अगर देखें तो इसको कैसे लिख दें, एल, ये टी की पावर 2 ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, तो एल टी -2, ये डायमेंशन आ गया। अब स्केलर एक ही वेक्टर है तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके बाद डायरेक्शन होगा। क्यों होगा डायरेक्शन, क्योंकि हमारा जो एक्सीलरेशन है ये किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। अब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ जैसे अगर ऑब्जेक्ट को डायग्राम पे देखे, डायग्राम पे दो चीजें दिख रही। पहला, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा डाउनवर्ड आ रहा है, जिसे हम फ्री फॉल बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आता है तो इसका एक्सीलरेशन कितना होता है, 9.8। जब बॉडी ऐसे आ रही होती नीचे ना तो इसका एक्सीलरेशन क्या होता है, 9.8, और ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है। और यहाँ पर अगर देखें रोल डाउन कर रहा हमारा एक ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट हमारा रोल डाउन करेगा तो उस समय जो कंडीशन रहेगी वो फुटबॉल जो आ रहा होगा उसका एक्सीलरेशन डिपेंड करेगा सरफेस पे, सरफेस कैसी है, एंगल कितना है। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के। एक आता है हमारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक आता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। इधर देख लेते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है जब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो। जब गाड़ी में हम लोग एक्सीलरेट करते हैं ना बाइक को या कार को, तो जब एक्सीलरेट करते हैं तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही होती है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही, बढ़ रही होती है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। जब वेलोसिटी कम होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव एक्सीलरेशन। उस नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग बोल देते हैं रिटार्डेशन या डीएक्सीलरेशन बोलते हैं, डीएक्सीलरेशन। इसका मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीजेस।
वेलोसिटी डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं, या तो हम एक्सेलरेटर जो है पहले इंक्रीज करें, अब उसको डिक्रीज कर दें, एक्सेलरेटर को कम करें। दूसरा, ब्रेक अप्लाई कर दो। अगर ब्रेक अप्लाई करते हो तभी हमारी गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब वेलोसिटी अगर कम हो गई तो एक्सेलरेशन माइनस में हो गया, माइनस में हो गया मतलब रिटार्डेशन बोलेंगे या डीएक्सेलरेशन बोलेंगे। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ ग्राफ के बारे में, है ना। ग्राफ वाले पे आते हैं, जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है। क्या दिए हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। समझते हैं इनको, पोजीशन टाइम ग्राफ को। जैसे पहला, पोजीशन का मतलब समझ आया, जिस पॉइंट पर हम ओरिजिन से जिस पॉइंट पे हम आए उसे बोलते हैं पोजीशन। तो अगर पहले वाले ग्राफ की बात करें तो ये लिखा है यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिखा है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा। देखो यहाँ पर, अगर मान लो ये वाली एक्सिस हमारी किसकी? टाइम की है, और ये वाली एक्सिस किसकी है? हमारी पोजीशन की है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल टाइम पे, मान लो पहले यहाँ पर था 5 मीटर 2 मीटर जो भी लेना चाहो, तो टाइम कितना था? ये था। अब अगर मान लो इक्वल टाइम में ये 2 सेकेंड था, 2 सेकेंड में 5 मीटर चला था, अगले 2 सेकेंड में फिर 5 मीटर चलेगा, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड यहाँ हुआ। अब 5 मीटर अगर देखे तो यहाँ से यहाँ हुआ, तो इन दोनों के सामने अगर हम कोऑर्डिनेट मिला दें, कुछ ऐसा मिल जाए। तो इसके ब्याप में हम लोग क्या बनाते हैं? ग्राफ। ग्राफ कैसे? जो भी होगा, जितना टाइम और जितनी लेंथ है हर बार सेम होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर टाइम 10 सेकेंड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी उसी पोजीशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट कहीं चले ही ना, तो मान लो मैं यहाँ पर कोचिंग के सामने खड़ा हूँ, 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड तक मैं एक ही जगह खड़ा रहा, तो टाइम तो बढ़ता रहेगा, टाइम तो रुकेगा नहीं, लेकिन पोजीशन हमारी एक ही जगह रहेगी, तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही। देखो यहाँ जहाँ पे खड़े थे वहीं पर स्ट्रेट लाइन बन जाती है, हॉरिजॉन्टल। ये हमारा आता है जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होता है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम अलग आएगा। अब मान लो कि गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है? बहुत तेजी से बढ़ रही है यूनिफॉर्मली। हम क्या करें? एक्सीलरेट कर रहे हैं, ऐसे मान लो एक्सीलरेट करते हैं। एक्सीलरेट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म में ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे। जैसे एक्सीलरेट एकदम से कर देते हैं ना, छपरी टाइप बॉय जाते हैं, देखा होगा, तो क्या करते हैं? बाइक उनके पास आ जाती, मांग मांग के ले आते हैं, या पापा लोगों ने ऐसे दिला दी, तो वो छपरी वाले अलग रहते हैं, पढ़ने वाले अलग रहते हैं। तो एक्सेलरेट करने का तरीका क्या है? आराम से एक्सेलरेट करो, लेकिन वो कैसे करते हैं? एकदम भूं, बहुत तेजी से एक्सेलरेट करेंगे और गाड़ी एकदम से भागेगी। तो जब एकदम से स्पीड ज़्यादा हो रही होती है तो कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही थी, पहले वाले 2 सेकेंड में उसने जो भी डिस्टेंस कवर किया, अगले 2 सेकेंड में वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा होगा, उसे क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। और ग्राफ कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग पैराबोला। इसे क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग पैराबोला। अब आते हैं डिक्रीजिंग की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें डिक्रीज कर रहा है, जैसे दिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज डिक्रीजिंग। अब नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे बहुत तेजी से चल रहे थे हम 70-80 की स्पीड से, अचानक सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई जानवर आ गया, एनिमल आ गया, कुछ भी आ गया। अब क्या करेंगे? उस समय हम ब्रेक लगाएंगे। जब ब्रेक लगाएंगे तो बहुत तेज, सडन अगर बंदा आ रहा है तो हमें बहुत जल्दी ब्रेक लगाना है। तो जब एकदम से ब्रेक लगाओगे तो भाई स्पीड पहले 70 थी, 70 से एकदम से 50 हुई, तो स्पीड धीरे धीरे कम नहीं हुई, सडन हुई। तो बहुत तेजी से जब डिक्रीज होता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करे। जैसे हम लोग पहले से, वहाँ दोस्त सामने दिख रहा है, मुझे ब्रेक लगाना है, तो मैं आराम से स्पीड को कंट्रोल करते हुए आराम से आता हूँ, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कम हो रही है, उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी यूनिफॉर्म मोशन है, डिक्रीज कर रहा हो। अब मान लो कभी एकदम से कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको एकदम से ब्रेक लगानी है, एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो कैसा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का जो भी ग्राफ रहेगा पोजीशन टाइम का, उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैराबोला बनेगा। अगर बढ़ रही है स्पीड तो इंक्रीज करते हुए बनेगा, और कम हो रही है तो डिक्रीज करते हुए बनेगा। ठीक है, और यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन बनेगी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो, और रेस्ट में है तो सीधी लाइन बनेगी। ये हमारे ग्राफ है पोजीशन टाइम।
देखते हैं कुछ और ग्राफ। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ गिवन है। मैं पहले इसके एक टर्म्स बताना चाह रहा हूँ। वेलोसिटी टाइम के पहले होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आता है इसका। जैसे मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, ऐसे मैं यहाँ पे एक डिस्टेंस का ग्राफ बनाता हूँ। ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। डिस्टेंस टाइम की बात करूंगा या डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करूंगा, है ना। मैं यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लेता हूँ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कई अलग अलग टाइप के ग्राफ बनते हैं, है ना, बहुत सारे बनते हैं। अपने को सिर्फ वो देखने हैं जिनसे न्यूमेरिकल बन सकता है। अब मान लो डिस्टेंस टाइम में कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन। तो ये लिख लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, डिस्टेंस टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो। अब मुझे यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊं, मान लो मैं टेन थीटा अप्लाई करता हूं, तो क्या आता है? टेन थीटा का फॉर्मूला सबको पता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं थीटा यहां पे ले लूं तो परपेंडिकुलर वाला टर्म्स क्या हो जाएगा? एक्स वाला। और बेस वाला टर्म क्या हो जाएगा? टी वाला। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स बाई टी। ठीक है। हो सकता है कभी आपको एंगल दिया हो और आपसे पूछ ले एक्स बाई टी। एक्स बाई टी को हम क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी। क्या लिखते हैं? वेलोसिटी। तो एक चीज यहां से क्लियर हुई कि वेलोसिटी और टेन थीटा दोनों क्या हुए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? मान लो कभी दो ग्राफ दिए होंगे, ऐसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। यहाँ पे ऐसा आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम में दो ग्राफ दिए होंगे। एक ग्राफ ऐसे दे दिया, एक ग्राफ ऐसे दे दिया। यहां पर एंगल मैं ले लेता हूं 30 डिग्री और यहां पे एंगल ले लेता हूं मैं 60 डिग्री। ठीक है। ये मैंने पहले वाले के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ले ली, ये दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ले ली। या तो मैं इसको सीधा ऐसे लिखूंगा, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, और आपसे पूछेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी वीबी एंड वीए। तो वीए वीबी की वैल्यू बात कर रहा है, तो वेलोसिटी जो होगा फॉर्मूला वो होता क्या है? टेन थीटा। कब होता है? जब डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम के बारे में बात करते हैं। ठीक है। ग्राफ वाले जब भी क्वेश्चन है और एंगल दिख रहा हो तो टेन थीटा आएगा, ये तो कंफर्म है। यहाँ क्या आएगा वो डिपेंड करेगा आपसे क्या पूछा है। तो वेलोसिटी टाइम में ऐसा है, इससे ऐसे नहीं लिख सकते वी बी अपॉन वी ए इक्वल टू टेन। अब पहले बी वाले का एंगल लेना पड़ेगा, तो बी वाले का एंगल कितना है? 60। तो टेन 60 अपॉन ए वाले का कितना एंगल है? टेन 30। टेन 60 की वैल्यू रख देते हैं √3 और टेन 30 लिख देते हैं 1/√3। तो √3 ऊपर गया तो आ गया 3:1। ये आ गया ग्राफ वाले क्वेश्चन। ग्राफ में अगर पूछता है तो कुछ इस टाइप से पूछ लेता है। ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, इसके और भी पैटर्न देख लेते हैं। ये तो हमारा एक बेसिक है जो कोई पूछा गया है, अभी हाल ही में आया था 2020 या 22 में आया हुआ है इसका क्वेश्चन, कुछ इसी पैटर्न पे, है ना। नीट में पूछा गया था, है ना? तो इसके ग्राफ और भी बहुत सारे, बट मेनली ग्राफ आते हैं वो ये है ना, इसका ध्यान रखें। चलिए अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे सॉल्व होंगे। जैसे यहाँ पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो इसमें देखें तो हमारा वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को शो कर रहा है ना। ये वाला सॉरी, वेलोसिटी जो है वर्टिकल लाइन दिखा रहा है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो देखो यहाँ पर, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहाँ? यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे चल रहा, मतलब वेलोसिटी तो वर्टिकली ऐसे मूव करता है ना यहाँ पर। तो वेलोसिटी हमारा ना ऊपर हो रहा ना नीचे, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? सेम है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहती है मतलब ऑब्जेक्ट हमारा एक ही मोशन कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट हमारा सेम वेलोसिटी चल रहा है। जैसे मैं बाइक से चल रहा हूं, अब मैं बाइक का एक्सीलरेटर क्या कर दूं? होल्ड कर दूं, अब ब्रेक भी ना लगाऊं, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा। ठीक है। वेलोसिटी मान लो 30 किलोमीटर पर आवर है, तो कंटिन्यू 30 किलोमीटर पर आवर से ही चलेगी, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब सेकेंड वाले ग्राफ के बारे में बात करें। सेकेंड वाले में देखें तो वेलोसिटी हमारी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है।
वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये एंगल है कोई 30 डिग्री, या कोई भी, मैं 30 ना लेके थीटा ले लेता हूँ, ये मैंने एंगल लिया थीटा। अब अगर मैं पहले इसमें एक्सीलरेशन निकालूं, एक्सीलरेशन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि भाई वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक एंगल दिखा है, तो यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन निकालूं तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन को हम tan थीटा, क्या लिखेंगे? tan थीटा। अब अगर मैं देखूं, मान लो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी होती है ना, मैं एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूँ, थीटा की वैल्यू कुछ भी ले लेता, मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू ले लेता, मान लो 30 डिग्री, 30 मान लेता, 30 है, तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आती है? 1/√3। बट ये एक्सीलरेशन हर जगह एक जैसा रहेगा। देखो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर गया तो थीटा तो वही रहेगा, यहाँ पे गया तो थीटा वही रहेगा, यहाँ भी गया तो थीटा वही रहेगा। मतलब पूरे मोशन पे हमारा थीटा क्या रहेगा? एक जैसा, या एंगल क्या रहेगा? एक जैसा। अगर एंगल एक जैसा है मतलब एक्सीलरेशन एक जैसा आएगा, तो एक्सीलरेशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसे बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट होगा। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट होने का मतलब क्या है? इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही। जैसे मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करूं, मेरी अभी गाड़ी रेस्ट में है ना, तो जैसे मैंने स्टार्ट करा, स्टार्ट करके मैं 10 मीटर 5 सेकंड में जाता हूं, 5 सेकंड में 10 मीटर कवर किया। अगर मैं ऐसा सॉल्व करूं, यहां तो वेलोसिटी क्या आती? 10 मीटर मैंने कवर किया, टाइम कितना लिया? 5 सेकंड। मतलब वेलोसिटी कितनी आई? 2 मीटर पर सेकंड। ये हमारी वेलोसिटी है। अगर मैं कंटिन्यू 2 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहूं तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस टाइप से। लेकिन हम 2 मीटर पर सेकंड से अगर चलता रहूं तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। लेकिन अब अगर मान लो हर एक 5 सेकंड में मैं 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाऊं, हर एक सेकंड में 2 मीटर में और कवर करूं, मतलब अगले सेकंड मैंने 2 मीटर और कवर किया, तो स्पीड क्या हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में मैंने फिर 2 मीटर कवर किया, स्पीड क्या होगी? 6 मीटर पर सेकंड। अगले 2 सेकंड में फिर मैंने 2 मीटर और कवर किया, कितना होगा? 8 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर अगर एक्सीलरेशन निकालते हो तो एक्सीलरेशन कितना आएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कितना आया? चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 8 में से 6 कम करो 2, और चेंज इन टाइम 1 सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आया। यहां कैलकुलेट करो तब भी 2 आया, 6 में 4 गया, 2 बचेगा, पर सेकंड की बात हो रही। यहां देखो तब भी 2 आया, तो जो एक्सीलरेशन है वो क्या हुआ? एक जैसा हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का बढ़ना, इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अब आते हैं यहां पर, तो यहां पर ये नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है, इसे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा, ब्रेक लग रही है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही? कम हो रही। यहाँ देखो वेलोसिटी, इस जगह वेलोसिटी इतनी है, यहाँ है वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई, यहाँ पर आ गई, तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हुई? डिक्रीज हुई। अगर वेलोसिटी हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हमारे उसे बोलते हैं रिटार्डेशन, यानी कि ब्रेक लगना। बट यहाँ पे यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है वो देख लेते हैं। तो ब्रेक हमारी कैसे ऐसे लग रही है? ग्राफ सीधा बन रहा है, सीधा बनना मतलब यूनिफॉर्म है। ग्राफ कैसा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो करता है। ये वाला क्या बताता है? यूनिफॉर्म, तीसरा वाला ग्राफ है ना, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहाँ लिख देता हूं मैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब हमारा एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा बट यूनिफॉर्मली। अगर मैंने नॉन यूनिफॉर्म अगर दिखाता इसी ग्राफ को, सडन ब्रेक लगाई जाती, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता, ये वेलोसिटी ये टाइम, ग्राफ कुछ ऐसा बनता, इस टाइप से। क्या होता? बहुत तेजी से डिक्रीज करता तो इस टाइप से बनता। यूनिफॉर्म है इसलिए सीधा बना। ये देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी जो बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ये हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन कैसा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मतलब क्या हुआ? हम एक्सेलरेट तो कर रहे हैं लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं कर रहे हैं। पहले मैं 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन था, फिर अचानक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया, फिर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया, उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म।
तो ये हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ है। इनमें से क्वेश्चन जैसे किस पैटर्न पे आते हैं, जैसे पहला पैटर्न इंपॉर्टेंट है, इसका आता है, कैसे आता है, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन होगा ऐसा, यहाँ दे दिया वेलोसिटी, यहाँ दे दिया टाइम, और ग्राफ हमारा ऐसा दे दिया। यह ग्राफ कैसा भी दे सकता है, इसके बाद वाला भी ग्राफ दे सकता है, ये वेलोसिटी ये टाइम, ग्राफ कैसा भी दिया है, बट अगर वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ दिया है तो यहां पर अगर देखें तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा, पहले एक्सीलरेशन के लिए, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, और एक अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, दो ग्राफ, है ना। मैं अगर इस वाले फॉर्मूले से देखूं तो इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं वेलोसिटी टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं तो x यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी पूछा जाए, डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो x को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम अगर करते हैं तो क्या आता है, इसका एरिया, क्या आता है, एरिया। मतलब अगर वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ दिया है तो जो एरिया आएगा, एरिया अंडर कर्व, जो भी एरिया आएगा उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और आपसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो इसका एरिया ले लो, अगर इसका एरिया लोगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्यों भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम को हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हुआ, एरिया हुआ इसका, तो जो एरिया आया उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये पूछा जाता है। ऐसे ही यहां पर है, कभी एरिया एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिवन हो और आपको वेलोसिटी निकालना हो तो सेम यही पैटर्न आएगा। जब एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ गिवन हो तो वहां पर अगर हम लोग a और t का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। सेम यही, अगर मान लो मैं a लिख दूं एक्सीलरेशन, यहाँ t लिख दूं, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी, जैसे मान लो वेरिएबल एक्सीलरेशन की बात कर रहा, ये ऐसे, अब ग्राफ में वैल्यू पूछ ले इतना, अब वेरिएबल एक्सीलरेशन है तो ये वाला ये वाला और ये वाला और ये वाला, तीन चीजें, मान लो यहाँ पे इसका था एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम है 10 सेकेंड, ये भी कितना होगा 10 सेकेंड, ये भी कितना होगा 10 सेकेंड, सीधी सी बात है। अब आपसे पूछे यहाँ पर कि इसको सॉल्व करना है क्या, वेलोसिटी, तो भाई ये टाइम है, ये एरिया एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन इनटू टाइम अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं ग्राफ से। कैसे भाई, ये इसकी वेलोसिटी, इसकी एरिया अंडर कर लो, इसका एरिया और इसका तीनों एरिया ऐड कर दो, ये वाला और ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कट कर देंगे, बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला एरिया, इसका एरिया निकालना रहेगा। फिलहाल तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है इसलिए इससे एरिया नहीं निकलेगा, अगर ट्रायंगल वगैरह होता या रेक्टेंगल होता तो इजीली आ जाता। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है, कभी अगर ग्राफ में क्वेश्चन आता है और आपको कोई एक टर्म्स पूछता है तो आप ये ध्यान रखना, ये और ये दो एक्सिस का मल्टीप्लाई करोगे, और जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों का जो रिजल्ट आए वो एरिया अंडर कर्व होगा, उसका एरिया जैसे लोगे तो वो वाली क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा है ग्राफ का क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट पे, अगला देखते हैं। जैसे न्यूमेरिकल है, किससे, ग्राफ से रिलेटेड, यही क्वेश्चन कुछ मैंने भी कराया था थोड़ी देर पहले शायद। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा है हियर आर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ऑफ टू कार्स ए एंड बी, दो कार ए और बी हैं जिनका वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन आफ्टर टाइम टी, एक्सीलरेशन पूछा है, ये एंगल दिया है, ये पहला एंगल है ना, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। तो अगर ए और बी की बात कर रहे हैं तो भाई मैं इसको एक्सीलरेशन पूछा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही लिखते हैं एक्सीलरेशन पे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो tan थीटा भी तो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा, भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम को tan थीटा लिखते हैं। यहाँ से इस ग्राफ की अगर बात करें, tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर v और बेस t, v अपॉन t को tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो पहली वाली गाड़ी का अगर एक्सीलरेशन देखें
तो मैं इसको लिखते हैं एक्सीलरेशन ऑफ कार ए और डिवाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ कार बी इक्वल टू 10। अब एंगल क्या होगा, ए वाले का एंगल कितना है 30, तो ये लिख दिया 10 30, और बी वाले का एंगल क्या है 10 60, तो ये लिख दिया 60। 10 30 कितना होता है 1/√3 और 10 60 क्या होता है √3। मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे एक लिख लो, एक का मल्टीप्लाई एक में, √3 का √3 में, तो क्या आएगा 1/3, ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। ये पैटर्न है आपका, है ना, इस पैटर्न को फॉलो करना है। बहुत कैसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी में क्वेश्चन बनाया जाए भाई। जितने भी पूरी फिजिक्स में इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर दिखे, ऐसा कुछ पूछा जाए, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। 12th क्लास के में जाओगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा। मतलब पैटर्न ये ध्यान रखना, अगर कभी वेलोसिटी मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ग्राफ दिया है, एंगल दिया है, तो इतना दिमाग में रखना tan थीटा लगेगा। और tan थीटा जो होता है ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस का डिवीजन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये लिखा हियर इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मोटर बाइक मूविंग इन वन डायरेक्शन, एक सीधी लाइन पे चलेगा, ये ध्यान रखना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट के 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। यहाँ पर थोड़ा सा डेटा का ध्यान रखना, ये 5 है, ये 5 दिया इस जगह वाला, और ये वाला 3 है, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको 5 ले लो, है ना, ये गलत लिखा है, ये 5 ले लो, देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। अब आपसे पूछा है, हाँ, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट लास्ट 2 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो भाई लास्ट 2 सेकंड मतलब देखो, ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा, और ये चौथा और ये पांचवा, मतलब लास्ट के 2 तो यही हुए ना, इतना। तो इसने इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इतने टाइम में ऑब्जेक्ट पहले कहां पर था, यहां पे था। जब ये तीसरे सेकंड में आया तो ऑब्जेक्ट कहां था, यहां था। 2 सेकंड के बाद 1 सेकंड ये, दूसरा ये, मतलब ये यहां से कहां आ गया, जस्ट मिनट, ये यहां से कहां आ गया, यहां आ गया इस जगह। मतलब मुझे सिर्फ इतना निकालना है। ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है टाइम, पूछा क्या है डिस्टेंस। एक काम करो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ से, वेलोसिटी इनटू टाइम। इसे एरिया नहीं बोल सकते, ये वाली साइड और ये वाली साइड का मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया मिलता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई वेलोसिटी टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स मिलता है, यानी डिस्टेंस। तो मैं इसको नहीं लिख सकता एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। एरिया कितना आएगा, तो एरिया भाई ट्रायंगल का ही तो आएगा, लास्ट 2 सेकंड में। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये पहले हाइट देख लेते, हाइट कितना था 5 मैंने माना है ना, पहले 10 भी लिखा था इधर, मैंने 5 लिया है। अपॉन बेस कितना है, बेस कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। आप सिर्फ पैटर्न समझो, क्वेश्चन नहीं है कि एक वाला आ गया तो मुझे सब आ गया। हो सकता है पूरे का पूछता तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाते। अगर 5 सेकंड में पूछता तो पूरे का एरिया लेते, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाते। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड एक ये वाली साइड एक है, और एक ये बड़ी वाली साइड है। तो ये वाली साइड कितनी है जो भी हो, और बड़ी वाली साइड, तो इसे पैरेलल साइड याद रखना। क्या लिखते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड, क्योंकि डायरेक्ट हम यूज करेंगे जब हम बात करेंगे ट्रेपेजियम का, इनटू ये सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू ये वाला जो हमारा जो भी हाइट दिया हो, तो हाइट कितना है जो भी दिया हो उसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट सॉल्व करने का। और नहीं ट्रेपेजियम का एरिया याद रहे तो पहले एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बन रहा हो, और इनटू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐड कर दोगे तब भी हमारा बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ज़्यादा बेटर ये फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट बनेगा, ठीक। तो आपको पैटर्न ध्यान रखना है कि कभी अगर ऐसा आता है ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस के का प्रोडक्ट जिसके बराबर आएगा, एरिया जब लोगे तो वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ याद दिया हुआ है। देखो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो एक्सीलरेशन हमारा यूनिफॉर्म कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा, वो भी ग्राफ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर
नॉर्मली जो पूछा जाता है एक्सीलरेशन का कुछ ऐसा, देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेट हो रहा, क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म, है ना। हो सकता है ऐसा कभी दिया हो, इस टाइप से। तो ये हमारा एक्सीलरेट जो हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो कभी कुछ भी कैलकुलेट, इसमें आएगा क्या, इसमें वेलोसिटी निकालने के लिए आएगा, इससे ज़्यादा क्या आएगा भाई, ए और टी का मल्टीप्लाई करो, अगर मैं एरिया और इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ए और टी का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, यही बताया ना अभी, बराबर है। तो अगर वेलोसिटी निकालना होगा तो इसका ट्रायंगल बन रहा है, मान लो ये यहीं तक बनता और ये यहां तक बनता, मान लेते हैं। तो इसमें अगर निकालना होता है वेलोसिटी तो क्या आता, ये वाला पोर्शन का एरिया और ये वाले पोर्शन का एरिया दोनों क्या आएगा, इक्वल और अपोजिट, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये दिमाग पहला बैठा लो। दूसरा, इसका एरिया और इसका एरिया भी सब्ट्रैक्ट होते, लेकिन ये पूरा नहीं है, ये पूरा है और ये आधा है। तो एक काम करो, ये टोटल का एरिया ले लो और आधे का एरिया ले लो और दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो। और या तो इतना पता है कि आधे का एरिया से कैंसिल हो जाएगा, ये आधे का जो एरिया आएगा हाफ पोर्शन का, वो भी तो आंसर दे रहा होगा, बात वही है। इसमें आ जाओ तो ये दोनों का एरिया एक जैसा होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला एरिया और ये वाला फिर वही आधे वाली कहानी फंस गई, तो इसमें भी सेम पैटर्न आ जाएगा। अगर ये पूरा कंप्लीट होता मान लो, तो ये पूरा वेलोसिटी क्या आता है, जीरो। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल है, तो ठीक है। तो ये ग्राफ के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एक्सीलरेशन टाइम में, वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कैसे दिख रही स्क्रीन अभी, ठीक चल रही। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज दिस वन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, तो x इक्वल टू लिखा है 4t स्क्वायर माइनस ऑफ 15t और प्लस ऑफ 25, ये है हमारा x की वैल्यू। लिखा फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जब t इक्वल टू 2 सेकेंड है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, पोजीशन मतलब x की वैल्यू बतानी है, तो x कितना आएगा, 2 रख के देख लो, तो 4 को 4 लिखा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, माइनस 15 को 15 लिखा, t की जगह 2 और प्लस 25, सॉल्व कर लो, कितना हुआ 16 माइनस 30 और प्लस 25, सॉल्व कर लो भाई। 25 में से अगर ये कम करे तो माइनस 5 बचता, और 16 में 5 और कम कर दो, यही आता 11 मीटर, पहला। दूसरा आपसे पूछा है वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी लाओ, तो भाई डिस्प्लेसमेंट दिया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, dx बाई dt। मतलब इसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं, x को, x की वैल्यू कितनी है 4t स्क्वायर माइनस ऑफ 15t और प्लस ऑफ 25। तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 4 लिखा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, पावर आगे आएगी 2, फिर t लिखेंगे, अब पावर में से एक कम कर दो, माइनस 2 में से एक जाएगा, एक ही बचेगा, लिखने की जरूरत है नहीं पावर में, माइनस लगाया, 15 को 15 लिखा, t का हो गया 1, प्लस लगाया, टाइम यहाँ पे 25 के साथ है नहीं, 0 आ गया, तो वेलोसिटी कितना आ गया 8t माइनस ऑफ 15। अब यहां बोला क्या था इन्होंने, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड रख दो, जैसे 2 रखोगे आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी इक्वल टू 8 इंटू 2 और माइनस ऑफ 15, तो वेलोसिटी क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, यही आएगा। अब आते हैं एक्सीलरेशन की बात कर रहा था, जो वेलोसिटी की वैल्यू आई फिर से उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्सीलरेशन आ गया। तो यहाँ तीसरा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ना dv बाई dt, फॉर्मूला याद रखना है बस आपको, ये लिखा d बाई dt, वेलोसिटी की वैल्यू रख दो, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी 8t माइनस 15, 8t माइनस 15। तो अगर एक्सीलरेशन निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करें तो 8 बचेगा, t का तो 1 हो जाएगा, माइनस 15 में टाइम था नहीं, 0 हो गया, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पैटर्न समझना है, ये एक क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक और,
फिर वैसा ही पैटर्न आया है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फिर से दी है, बोला द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज दिस वन। एक्स की वैल्यू दे दी, कितनी दे दी 70 स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3। अब बोला क्या, ऑब्टेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, पहले इनिशियल वेलोसिटी लाना है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हुआ पहले वेलोसिटी ले आएंगे और उसमें टाइम इक्वल टू कितना रखेंगे 0। फिर बोला है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। अब वेलोसिटी बताना है जब 2 सेकेंड के बाद बताना है, फिर t इक्वल टू 2 रख देंगे। फिर एक्सीलरेशन बताना है, तो पहले वेलोसिटी लेके आए, तो वेलोसिटी होता क्या है dx बाई dt। जब कभी आपको ऐसा x की वैल्यू दी हो, इसका मतलब है ये हमारा x जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब वेलोसिटी लाना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार। तो एक बार डिफरेंशिएट करो, तो ये लिखा d बाई डी टी, एक्स की वैल्यू रख दो। मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूँ है ना, इसको डायरेक्ट भी बताया जा सकता है। डिफरेंशिएट करें 2 आगे आ जाता, कितना आता 14t। भाई पावर क्या होती है आगे आ जाती, 2 का मल्टीप्लाई साथ में कर दो 14 आया। t को t लिखते, पावर 1 कम कर देते, तो t है, पावर 1 कम यानी कि 1 पावर बचेगा प्लस। अब 8t का 8 का तो 8 हो गया, t का 1 हो गया, प्लस यहाँ 3 के साथ टाइम था नहीं तो 0 हो गया, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 14t और प्लस 8। अब बोला था एट t इक्वल टू 0, इनिशियल की बात कर रहा ना, ये पहला वाला इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी कितना आया 8 आया, 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा बोला है वेलोसिटी एट एंड ऑफ 2 सेकेंड, तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड रख दो। जब 2 सेकेंड रखोगे तो वेलोसिटी कितना आएगा, तो 14 इंटू 2 प्लस 8 कितना हो गया 14 इंटू 28, 28 में 8 ऐड कर तो 36 मीटर पर सेकेंड। दूसरा आ गया। अब एक पूछा एक्सीलरेशन बताओ, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है dv बाई dt, मतलब वेलोसिटी को अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो भाई वेलोसिटी की इक्वेशन तो ये है, इसको डिफरेंशिएट करो तो 14 का तो 14 हो जाएगा, t का 1 और 8 के साथ टाइम है नहीं तो 0, यानी कि एक्सीलरेशन तो आ रहा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे आ गए। तो आपको पैटर्न ध्यान रखना है, इस पैटर्न का क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अब पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां क्या लिखा, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायरेक्शन t इक्वल टू दिया है रूट एक्स माइनस 3। ये टाइम की वैल्यू दी है रूट एक्स माइनस 3, इस बार टाइम दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। आपसे बोला है वेलोसिटी जब 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी 0। तो पहले एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करो, तो x को सॉल्व कर लो, तो रूट x को यहीं रखो, 3 को इधर भेज दो, तो ये t प्लस 3 हो गया। दोनों का स्क्वायर कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर करोगे तो x आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा t प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर। बोलो सही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, नहीं तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, तो मैं लगा देता हूं, तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हुआ 6t बाई 2 इंटू ए इंटू बी, तो 3 इंटू 2 6 और t, यही आएगा। अब मुझे वेलोसिटी लाना है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t प्लस 9t का क्या होगा 9 है ना, सॉरी इसका 0 हो जाएगा, 6t का क्या होगा 6, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आया हुआ है 2t प्लस 6। अब बोला था वेलोसिटी 0 है तो इसको 0 कर दो, तो ये आ गया 2t प्लस 6, यानी कि यहां से 2t की वैल्यू कितनी आ गई, कहीं एरर है, मतलब एरर ये होगी यहाँ पर +3 होगा, क्वेश्चन में एरर होगी, फिर यहाँ प्लस आएगा पक्की बात है, क्योंकि टाइम माइनस में नहीं हो सकता ना बेटा, टाइम हमारा माइनस में नहीं हो सकता, क्वेश्चन चेक कर लो कहीं एरर ना हो। यहाँ तो सब सही है, 2t प्लस 6 अगर 0 आएगा तो टाइम नेगेटिव आता है, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब वहाँ गड़बड़ थी, तो वहाँ अगर गड़बड़ थी तो इसको प्लस कर दिया है, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी t माइनस 3 आएगा, यहाँ माइनस कर लेना, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस आएगा ये, है ना, तो इसको क्या करेंगे माइनस, ये क्या आएगा माइनस, समझ आए 2t माइनस 6 होगा, 2t माइनस 6 मतलब 2t इक्वल टू 6 आएगा, यानी कि t इक्वल टू कितना आया 3 सेकेंड, t अगर 3 सेकेंड आ गया
पूछा था x की वैल्यू, x पूछा था ना, तो t को 3 रख दो, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे t को अगर 3 रखोगे तो x क्या आएगा, 0। आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा जब वेलोसिटी 0। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न हमारा हो गया। बोलो इसमें कोई समस्या? पैटर्न फॉलो करना है। देख लेता हूँ एक बार स्क्रीन सही चल रही है कि नहीं।